जी, अस्सलाम वालेकुम। मेरा ख्याल मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही है। तो लास्ट टाइम हमने जो डिस्कशन की वो था ऐसे इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करना जिसमें मल्टीपल आइटम्स हों, मल्टीपल कमोडिटीज इन्वॉल्व हैं। और बात किसकी हो रही, फर्ज करें प्राइस की, और वेटेड कैलकुलेट करना। वेट्स या तो गिवन होने चाहिए जैसे पिछली एग्जांपल में किए थे, या फिर कुछ इकोनॉमिस्ट्स ने वो वेट सुजेस्ट किए थे, यदि आप इसको वेट बना लें, इसको बना लें। फिर उसके ऊपर लोगों ने प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किए, तो एक फिशर का भी आया। लेकिन कंक्लूसिवली अगर एक कोई चीज होती दी बेस्ट, बाकी तो ना होते। और आपको एग्जाम में कोई ऐसे को डिस्कशन करने के लिए नहीं कहेंगे सिवाय इसके कि वो कह दें जी आप वेटेड लेस पेयर फार्मूले से इंडेक्स नंबर बताएं, या पाशी से बताएं, या फिशर से बताएं, कुछ ऐसे करके, कुछ ऐसे पॉसिबल क्वेश्चन। अच्छा जी, लास्ट टाइम मैंने कहा कि आप जहां पर वेट लिखना होगा वहां पर अगर आप क्यू नॉट लिख देंगे तो लेस पेयर, क्यू एन लिख देंगे तो पाशी, और दोनों का अगर जीएम ले लेंगे तो वो फिशर इंडेक्स नंबर बन जाएगा। अच्छा, ये तो बातें थी प्राइस प्राइस के रेलेवेंट। और मैंने कल कैलकुलेटर से भी आपको कहा था कि कम से कम आपने अपनी प्रैक्टिस के लिए इसे कर लेना है। अगर वो प्राइस की बजाय फर्ज करे वो कहता है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करो, इसका मतलब ये होगा कि अब हम क्वांटिटी का कंपैरिजन करने जा रहे हैं कि क्वांटिटी कंज्यूम बढ़ी है कि कम हुई है। जैसे रमजान में चीनी की कंजम्पशन बढ़ती है, प्राइस भी बढ़ती है ना। मैं प्राइस कंपैरिजन नहीं कर रहा, वो तो मैं ऐसे कहूंगा 2% या 4% तो 10% कीमत बढ़ी है। मैं तो क्वांटिटी कंजम्पशन का कंपैरिजन करना चाहूंगा कि आम आम माह के मुकाबले में माह रमजान में कितने परसेंट इसकी कंजम्पशन बढ़ी है। यही 37% कंजम्पशन बढ़ गई, तो क्वांटिटी कंपैरिजन। तो क्वांटिटी कंपैरिजन में जहां आपको फर्ज करें पी नजर आ रहा है, इधर क्यू कर दें, और जहां क्यू लिखा हुआ है वहां पी कर दें। लेकिन ये नहीं चेंज करने, नॉट और एन नहीं चेंज करने। तो देखिए, नॉट और एन नहीं चेंज किए मैंने, जहां पी था वहां क्यू कर दिया, जहां क्यू था वहां पर मैंने पी कर दिया। तो ये लेस पेयर का क्वांटिटी इंडेक्स का फार्मूला बन गया, जो ये बताएगा कि क्वांटिटी में कितना उसकी कंजप्शन में या उसकी प्रोडक्शन में जो है वो कितना इजाफा हुआ। बजाय इसके कि आप हर एक के फार्मूले लहदा लहदा याद करें, आप सिर्फ वेटेड वाला एक फार्मूला याद करें, क्यू नॉट रखें लेस पेयर, क्यू एन रखें पार्शियस। और क्वांटिटी के अगर फार्मूले की बात करनी है आपको, तो आप जहां पी लिखा हुआ वहां क्यू कर देंगे, जहां तो नीचे क्या लिखा हुआ पी और क्यू, मैंने क्यू और पी कर दिया। ठीक है ना। और कैलकुलेशन उसी तरह से आप कैलकुलेटर में देख लें कि आपको क्या क्या चाहिए, और उसी तरह से आप कैलकुलेटर की मदद से आप उनके साथ कैलकुलेशन जो है वो परफॉर्म कर सकते। अच्छा, तीसरा भी उसने क्या दिया, बड़ा रेयर है कि वो शायद आपको वैल्यू इंडेक्स का भी बोल दे। वैल्यू इंडेक्स, तो जहां पर आप इंडेक्स नंबर्स की कैलकुलेशन परफॉर्म करते हैं, प्राइस के लिए पी के साथ, क्वांटिटी के लिए क्यू के साथ, और वैल्यू इंडेक्स नंबर फर्ज करें आपने कैलकुलेट करना है, तो उसी फार्मूले में आप वैल्यू के साथ कर दें उसको। वैल्यू इंडेक्स नंबर, करंट ईयर वैल्यू over base year value multiply by 100, current year value over base year value multiply by 100। अब वैल्यू का हमें पता है P इंटू क्यू होता है, N है तो N लिख दे, नॉट। और आप कहेंगे अगर आइटम ज्यादा हो तो फिर समेशन कर दीजिएगा। तो ये किसका फार्मूला बन गया, वैल्यू इंडेक्स का। बड़ा कम चांस है कि वो आपको वैल्यू इंडेक्स की कैलकुलेशन पूछे। वैल्यू समझ लें मॉनेटरी वैल्यू, कि उसकी कीमत को अगर आप उसकी क्वांटिटी यूज से मल्टीप्लाई करते हैं तो इन बल्क क्या बनता है ना। एक एक 100 रुपए किलो चीनी है, 10 किलो चीनी जो है, प्राइस भी आ गई उसमें, और वैल्यू और उसका क्वांटिटी भी आ गई, और देन ये एक वैल्यू बन गई कि जी उस वक्त कीमत इतनी थी और इतने किलो चीनी इस्तेमाल हुई, तो ये उसकी
जैसे वॉल्यूम टाइप नहीं कोई शय होती, इस तरह से उसकी वैल्यू को हम जो है वो कंपेयर कर सकते हैं। तो ये उसका सिंपल एग्रीगेटर वैल्यू इंडेक्स आ गया, ठीक है ना। तो ये वैल्यू तो इंटरप्रिटेशन पे तो नहीं हो सकता, वो कभी आपको कैलकुलेशन में कैलकुलेट द वैल्यू इंडेक्स, तो आपको वैल्यू का फार्मूला पी इंटू क्यू और ज्यादा आइटम है जिसकी वजह से आपने इसको जो है वो सम अप कर। हाँ जी, इसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे पूछे अब, या कोई कंफ्यूजन। वे आउट मैंने याद करने का बताया कि आप एक तरीके से उसे याद कर दें। कौन सा मेथड अडॉप्ट करना है कि आप, बार बार इसलिए लिख रहा होता हूँ, इसलिए लिख रहा होता हूँ कि जैसे बच्चों को टेबल बार बार करवाएंगे तो उनको याद होते हैं, ठीक है ना। तो मैं भी बार बार इसीलिए लिख रहा होता हूँ कि आपको ये चीजें याद भी हो जाए। तो बेहतर एग्रीगेट करना है, वेटेड करना है, इसकी जगह क्यू नॉट रख देंगे तो लेस पेयर बन जाएगा, क्यू वन रख देंगे तो पार्शियल बन जाएगा। बस एक ही फार्मूला चलाया मैंने, समझ अगर टेक्निकली देखें तो ये तो था आपके पास इनके प्रॉपर इंडेक्स नंबर्स और उनकी कैलकुलेशंस वगैरह जो है वो आपने कैसे परफॉर्म करना। अच्छा, ये बड़ा कम है कि एग्जाम में आपको एक मेथड रह गया ना, एक था वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स, हमने वही किए हुए अभी, वेटेड एग्रीगेटिव। और अगर आप याद करें बिल्कुल स्टार्ट में, वो भी बता दें कि अब आप पहुंचे कहां पर हैं। हम, मैंने कहा था कि रोड मैप ये है हमारा रोड मैप। पहले हमने सिंपल एग्रीगेटिव इंडेक्स पढ़े, फिर हमने सिंपल एवरेज ऑफ रिलेटिव्स पढ़ी, अभी जो डिस्कशन चल रही थी वो ये चल रही थी क्या, वेटेड एग्रीगेटिव इंडेक्स पढ़ रहे थे। इसमें लेस्पेर आ गया, पार्शिस आ गया, फिशर आ गया, लास्ट क्या रह गया, वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स रह गई। तो वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स कैसे फाइंड करें, एवरेज ही करनी है, एवरेज करनी है इसकी, कहता प्राइस रिलेटिव्स की एवरेज करनी, लेकिन वेटेड करनी है। अब देखिएगा, अगर मैं आपको कहूं एक्स की एवरेज करनी है, आप कहेंगे एक्स की एवरेज, ठीक है। और अगर मैं कहूँ एक्स की वेटेड एवरेज करनी है तो आप कहेंगे इसे वेट से जरूरत देने के और नीचे हम, तो ये एक्स की वेटेड एवरेज बन गई। और अगर मैं आपको कहूँ, इसको हम प्राइस रिलेटिव्स बोलते हैं ना, इंडेक्स नंबर कहते हैं, प्राइस रिलेटिव्स कहते हैं, मैं कहता हूँ इसकी एवरेज करनी है। अब आप कहेंगे ये एक्स नहीं, अब इसकी करनी, आप इसे सम कर। अगर मैं कहूँ इसकी वेटेड एवरेज करनी है तो आप इसकी वेटेड एवरेज कर देंगे, ये लीजिए, ये बन गई वेटेड एवरेज। और चूंकि इसके साथ 100 भी होता है, वो मैंने बाद में लिख दिया, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स। आप समझ लें ये प्राइस रिलेटिव्स और इसकी वेटेड एवरेज का जनरल फार्मूला तो आपको आता ही है कि जिसकी भी वेटेज एवरेज करनी है उसे डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करके सम करते हैं, डिवाइडेड बाय डब्ल्यू करते हैं, तो उसकी वेटेड एवरेज आ जाती है। अब वेट्स, हाँ वेट्स, लेस पेयर का फार्मूला एक हो गया एग्रीगेटिव में, वेटेड एग्रीगेटिव में, और ये उसका फार्मूला हो गया वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स में। लेस पेयर की अकॉर्डिंगली वो कहता है कि आप वेट्स जो हैं वो पी नॉट क्यू नॉट को रखिए, अकॉर्डिंग टू द डिस्कशन विद द लेस पेयर, ये जो वेट्स हैं आप कहते हैं पी नॉट और क्यू नॉट को रखिए। अच्छा, जरा थोड़ा सा देखिएगा कि अगर मैं इसको सोल्यूशन से पहले सिंप्लीफाई कर लूं, क्योंकि ये दोनों चीजें सम के अंदर है, ये तो कैंसिल हो जाए, दोनों सम के अंदर है ना, तो फिर इसके साथ तो ये रह गया ओवर, पहले टी नॉट क्यू नॉट, तो क्या फर्क इसका इसका और एग्रीगेटिव में और एवरेज में क्या फर्क है, कोई भी नहीं, ये एग्रीगेटिव ही है। बता था ना एग्रीगेटिव में कि जहां वेट्स है वहां डब्ल्यू रख दिया जाए, तो यहाँ क्या लिखा हुआ, वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव्स, ठीक है ना। तो अल्टीमेटली बात वही है, वहीं पर आ गई, लेकिन हो सकता है कि आपको एग्जाम में वो ये कह दे कि डेटा ऑफ प्राइस रिलेटिव्स आर गिवन, प्राइसेस और बेस ईयर नहीं, वो आपको प्राइस रिलेटिव्स का ही डेटा डायरेक्ट देता है, कहता है जब इसका लेस पेयर का इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें, वैसे कभी आया नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ।
तो लेकिन पता तो होना चाहिए ना कि आपके अगर कोर्स में मेंशन है तो पता तो होना चाहिए। और पैशी ने जो किया था उसने कहा था पी नॉट ही करे लेकिन क्यू एन। अगर इसको भी मैं सिंप्लीफाई करूं ये वाला तो वो पाशी कहीं नहीं रह जाएगा। ये देखना, तो चाहे वो वेटेड एग्रीगेट में उनके फार्मूले हो, ये वेटेड एग्रीगेट में थे, या वेटेड एवरेज में उनके फार्मूले हो, सिंप्लीफिकेशन के बाद दोनों के आंसर सेम सेम ही होते हैं। मेरे ख्याल नोट्सों में कोई जरूरत नहीं है कि आप उसको ऐसे ही जरा कर करके देखें। अदरवाइज अगर आप चाहते हैं तो जो मेरे नोट्स हैं उसमें मैंने एक कैलकुलेशन इसकी भी की हुई है, तो आप वहां से देख लेंगे। मल्टीप्लाई करना ना, पहले पी एन ओवर पी नॉट कॉलम बना ले, फिर उसको पी नॉट और क्यू नॉट से सरफ दे दें। अच्छा जी, ये तो हो गए इंडेक्स नंबर। हम जनरली किसी भी आइटम का इंडेक्स नंबर हम कैलकुलेट करते हैं। अब जरा आ गए कि जी महंगाई कैसे मेजर करते हैं, किस क्या कैलकुलेशन करते हैं तो पता चलता है ये मुल्क में महंगाई हो रही है या नहीं। क्या मोबाइल की कीमतें बढ़े तो महंगाई कह देनी है? क्या KFC का बर्गर बढ़े तो कह देना महंगाई हो गई? जो अमीर आदमी वो तो कहता बड़ी महंगाई हो गई है, पहले 500 का आता था अब 600 का आता है। तो ये महंगाई का पैमाना है ही नहीं। इस तरह से तो बेशुमार चीजें हैं तो होंगी। आप एक डिपार्टमेंटल स्टोर में चले जाएं, मैं कोई 7-8 हज़ार आइटम तो उनके पास पड़े हुए हैं, साबुन है, शैम्पू, इस तरह की चीजें। नहीं, इन सब से नहीं। आप क्या किया करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ उन आइटम्स की प्राइसेस को लिया करेंगे जो कि बास्केट ऑफ गुड्स आइटम्स कहलाते हैं, नेसेसिटीज ऑफ लाइफ कहते हैं। और जो बास्केट ऑफ गुड आइटम्स हैं, अगर आप उनका इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करेंगे तो उसको टिपिकली हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर बोलते हैं। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, या इसे कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर कहते हैं। इंडेक्स नंबर ही, लेकिन सिर्फ और सिर्फ बास्केट ऑफ गुड्स आइटम का इंडेक्स नंबर, इसके लिए इसे हम वर्ड सीपीआई बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि सीपीआई जो हुआ वो एक बैरोमीटर हो गया, हवा का दबाव नापने का नहीं आला, बल्कि महंगाई मापने का आला बन गया सीपीआई। सीपीआई को देखा जाता है कि इस वक्त सीपीआई कितना चल रहा है। सीपीआई क्या जी, इंडेक्स नंबर है किन आइटम का, बास्केट ऑफ गुड आइटम्स का इंडेक्स नंबर। A CPI is designed to measure the changes in the composite prices किसकी, of a specified basket of goods, necessities of life कहते हैं, ठीक है ना। तो उसी को हम सीपीआई कह देते हैं। है ये इंडेक्स नंबर, लेकिन अगर वो बास्केट ऑफ गुड आइटम्स का इंडेक्स नंबर है तो उसका नाम सीपीआई है। और यही सीपीआई जो है वो एक्चुअली महंगाई मेजर करने का एक आपके पास एक पैमाना बन जाता है कि उस पर क्या। अब जरा इसको मेजर करने के क्या कोई डिफरेंट मेथड है जो हम नहीं पढ़ चुके अभी तक? है तो इंडेक्स नंबर ही, तो क्या कोई ये डिफरेंट वे से है? नाम तो डिफरेंट ही लिखे हुए हैं, द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, और सेकंड है हाउस होल्ड बजट मेथड। तो सबसे पहले देखेंगे कि ये जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है, ये इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करने का ही मेथड है बास्केट ऑफ गुड आइटम्स का, तो क्या ये कोई डिफरेंट है? इसका नाम है एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। आप कहें ये तो लेस्पेयर का फार्मूला नहीं है, बिल्कुल ये लेस्पेयर ही है, तो यही है बस। सीपीआई में इसका नाम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड। होता क्या है, जब कोई चीज आप ड्राइव करते हो ना, यानी कि फार्मूला ड्राइव करते बनाते हैं, तो उसका उस वक्त एक नाम रख दिया जाता है। बाद में उससे एक जनरल फार्मूला समझ ले बन जाता है और उसमें वो कवर हो जाता है। लेकिन बजाय इसके कहते हैं चले ये उसकी एफर्ट है, इसको जरा इधर इधर इसको ये कह दें और बाकी के लिए वो कह दें। तो वो जो लेस्पेयर फार्मूला था वो अगर जनरल आइटम के लिए हो, कुछ भी आ जाए उसमें, तो वो लेस्पेयर फार्मूला कहलाता है। लेकिन वही फार्मूला अगर सीपीआई में आ जाए तो उसको शुरू में चूंकि ये कहते थे तो इसलिए उसका नाम ऐसे ही रहने दिया उन्होंने। तो इसी को ही हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं, जो कि और कुछ भी नहीं है, वो बस एक लेस्पेयर का ही फॉर्मूला है। वो पी नॉट पाशी का नहीं, सिर्फ लेस्पेयर का, उसे हम एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड कहते हैं। इसका मतलब है ये तो हमने पढ़ा होगा, यस ये पढ़ा हुआ है।
दूसरा क्या है, हाउस होल्ड बजट मेथड। हाउस होल्ड बजट मेथड, ये हो सकता है आपको वो और कुछ नहीं तो सिर्फ यही आपसे पूछ ले कि हाउ मैनी मेथड्स आर अवेलेबल टू मेजर द सीपीआई, देयर आर टू, एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, हाउस होल्ड बजट मेथड, ठीक है ना। अब हाउस होल्ड बजट मेथड क्या है? हाउस होल्ड बजट मेथड की जो स्पेसिफिकेशन है वो ये वाली है, समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू। क्या था इसमें, डब्ल्यू क्या चीज है, ये एक्चुअली ना वेट्स है, ये वेट्स है। अगर ये मेंशन ना हो, एक तो उतना खुद दे देगा, वो कहेगा ये वेट यूज करना, फिर तो दैट्स ओके। अगर ये मेंशन ना हो वेट्स, तो फिर आपने इनको एज अ वेट समझना है, बिल्कुल इस तरह। यानी कि समझ लें ये लेस्पेयर का दूसरा फार्मूला हो गया। क्यों, आप कहें इधर तो ये आता है, ये वाला, चले ये तो समझ आ गई कि ये डब्ल्यू हो गया, तो ये क्या आई, क्या चीज है इस पे, तो आई देखें क्या लिखा हुआ, वो भी वही लिखा हुआ जो यहाँ पर था, तो यहाँ पर था, ये मिला था। तो यानी कि इसको उसने आई कह दिया, इसको उसने डब्ल्यू कह दिया, इसको उसने डब्ल्यू कह दिया, तो मैंने जरा नाम रखा है समेशन आई डब्ल्यू और समेशन डब्ल्यू, बात तो एक ही है। तो ये दोनों एक ही चीजें हैं, एक ही जैसा आंसर देगी। आप समझ लें कि जो एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड है वो लेस्पेयर का फार्मूला है एग्रीगेटिव में, एग्रीगेटिव मेथड में, और हाउस होल्ड बजट मेथड है वो वेटेड एवरेज में लेस्पेयर का जो फार्मूला है वो। लेकिन इसकी स्पेसिफिकेशन इसलिए अलग-अलग लिखते हैं कि समटाइम ना वो एग्जामिनर वेट्स खुद दे देता है, वो नहीं फिर आपने ये यूज करने। लेकिन अगर नहीं देगा तो फिर ये वेट यूज करेंगे, तो आप समझ लें कि ये लेस्पेयर का ही फार्मूला, ये वाला ये लेस्पेयर का ही फार्मूला है, ठीक है ना। तो ये दोनों फिर एक ही चीजें बन जाएंगी। मैं जरा आल दो, ये दो लेस्पेयर का फार्मूला तो हमने किया हुआ है, चले एक दफा फिर काम कर लेते हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स annual prices of commodities during the year 1988 and 1990। चार आर्टिकल्स हैं, पांच, व्हीट, राइस, घी, शुगर और मिल्क। 1988 में वो किसी एक फैमिली का क्या है उसने दिया हुआ होगा कि जो उसने कितनी व्हीट इस्तेमाल की, 200 केजी, राइस 80, घी 60 केजी, शुगर 120 केजी, मिल्क 750 लीटर्स। और कहता जी 1988 में उनकी जो प्राइसेस थी व्हीट की वो 100 रुपया थी, और 1990 में 2 साल के बाद बढ़ के कहता है 125 होगी, तो इंक्रीज आ गई। अच्छा ये जो चीज है ना ये एक्चुअली इंपॉर्टेंट है, लाजमी नहीं कि इसी में आएगी, वो किसी में भी आ सकती है, रूटीन में होती नहीं। मैंने बस ऐसी एक, जिसे कहते हैं ना एहतियातन, ये ऐसा है कॉन्सेप्ट इसमें। देखिए चीजें तो और भी हैं, और मैं अगर इसी में शामिल किए जाऊं और आपका कोर्स इतना बल्क हो जाए और पता चले एग्जाम में तो ये कभी पूछता ही नहीं है, तो फिर तो आपके लिए वेस्टेज हो गई ना। लेकिन जो बड़ा क्लोज हो और मैं कहूँ कि आई कैप ने कहीं कहीं मुझे उनकी बुक में जिक्र मिला है तो शायद ये पूछ ले, बस मैंने वो शामिल की। यहाँ उसने प्राइस के यूनिट दिए, मतलब कि ये जो उसने 100 लिखा हुआ है ये कितनी की प्राइस है, ये पर 100 केजी की प्राइस। ऐसे डमी सा डेटा है ना, वरना वीट कहाँ 100 केजी 1 रुपए किलो कहाँ वीट मिलती थी किसी जमाने में नहीं, में शायद हमारे बुजुर्गों के जमाने में, ये बहुत पुरानी की बातें हो रही तो कम से कम 88 में तो नहीं थी ये, ठीक है ना। तो लेकिन उन्होंने डेटा इसलिए जरा दिया कि ताकि कैलकुलेशन तो आसान हो। तो यूनिट प्राइस है पर 100 केजी। इसका मतलब है कि अगर मैं यहाँ क्वांटिटी कंज्यूम की बात करूं तो कितने यूनिट उन्होंने यूज किए हैं, 200 केजी। कीमत तो दी हुई है पर 100 केजी, आप 200 को 100 पे डिवाइड कर लें, उसने 2 यूनिट क्वांटिटी यूज की है वीट की। बैग कह देना, कीमत पर बैग है, बैग का वजन 100 केजी। अगर उन्होंने 200 केजी यूज किया है तो कितने यूनिट क्वांटिटी यूज की, 2 यूनिट। इधर इधर भी ऐसे ही है, 40 केजी बैग की कीमत है, ये 80 केजी है, 2 बैग बनते हैं। ये 60 केजी कीमत पर केजी, ये 60 यूनिट ही बनेंगे, ये ठीक है, क्योंकि पर केजी है 60 का मतलब 60, पर केजी है 120 का मतलब 120, पर लीटर है तो 60। तो ये जो दोनों हैं इनके यूनिट हमें चेंज करने पड़े, क्योंकि कीमत दी हुई है बैग की, और बैग में 100 केजी, 200 केजी का मतलब 2 यूनिट, 2 बैग 2 यूनिट।
अब देख लिया नहीं मेंशन, तो इसका मतलब और आगे भी ऐसे ही था ना, पिछले देखिए किसी क्वेश्चन में कोई चीज इस तरह की मेंशन नहीं थी। तो मैंने क्वांटिटी को अगर पहला जो है वो 300 था तो मैंने उसको 3 तो नहीं दिया, मैंने 300 ही दिया, मैंने 240 लिया, क्योंकि कोई यूनिट ऑफ प्राइस ऐसा मेंशन नहीं है, तो यही उसके ओरिजिनल है। लेकिन अगर किसी जगह ऐसा हो तो फिर आपको कन्वर्ट करने पड़ेंगे। उसके बाद कहता है कि 80 90 का आप इंडेक्स नंबर कैलकुलेट करें 88 की बेस पे, और दोनों मेथड उसने मेंशन किए। तो पहला मेथड तो वही है, फर्क सिर्फ ये मैंने किया है कि पहले मैंने इसके यूनिट बना दिए, ये तो मैं वही आ जाएगा, ये वही आ जाएगा, ये वही आ जाएगा, सारा डेटा कंप्लीट हो गया। ये मेरे पास क्यू नॉट है, चूंकि 88 बेस है, और बेस ईयर की क्या दी हुई है, क्वांटिटी दी हुई है। 88 की प्राइस दी हुई है तो वो पी नॉट है, 90 की प्राइस दिया पी एन है। हमें एक्चुअली क्यू एन दिया भी नहीं हुआ, हमें जरूरत भी नहीं है, क्योंकि लेस पेयर में आपको सिर्फ और सिर्फ बेस ईयर की क्वांटिटी की जरूरत होती है, सिर्फ एक साल की बेस ईयर की। लेकिन करंट ईयर दूसरा जो पैशी इंडेक्स नंबर है उसमें हर साल आपको क्वांटिटी की भी जरूरत होती है, इस वजह से कहा जाता है कि वो थोड़ा महंगा पड़ेगा, यानी कि ज्यादा आपको डेटा उसके लिए रिक्वायर होगा। अब जो पहला मेथड है वो तो हमें क्या करना था, न्यूमिनेटर में पी नॉट क्यू नॉट रखने थे, डिनोमिनेटर में ये, और आपको पता है आप कैलकुलेटर से भी कर सकते हैं। तो न्यूमिनेटर में ये रखा 7700 और 5400, 45% इनकी कीमतें बढ़ गई। अब अगर आप हाउस होल्ड बजट मेथड की बात करें तो उसने कहा जी पहले तो आई कैलकुलेट करें, और आई का फार्मूला क्या है, वही इंडेक्स नंबर की तरह का, सिंपल इंडेक्स नंबर की तरह का, और डब्ल्यू वेट दिए तो नहीं हुए, तो फिर डब्ल्यू क्या है, तो आपको पता है कि आपने किसको डब्ल्यू लेना है, फिर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दिस इनटू दिस, और ये आ जाएगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा एक्स वन। और अब अगर आप दूसरा फार्मूला अप्लाई करेंगे तो आंसर तो सेम ही आने, ठीक है ना, क्योंकि है ही दोनों, एक लिखने में या कैलकुलेशन में वो थोड़ा डिफरेंट वे से नोटेशनली कर रहा है, लेकिन है तो एक ही चीज है, इसलिए ये दोनों आंसर जो है वो सेम आए। तो एक चीज जो इस पे मैंने बताई वो यूनिट ऑफ प्राइस है, और बाकी मैंने कह दिया है कि ये एग्जामिनर कह दे कैलकुलेट द सीपीआई बाय यूजिंग द एग्रीगेट एक्सपेंडिचर मेथड, आप कह लाएं जी ये लेस्टर का फार्मूला लगाएं और काम मुकाएं, ठीक है ना जी। कोई क्वेश्चन है तो आप पूछें मुझसे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर ये क्वांटिटी और यूनिट ऑफ प्राइस का एक बार फिर से समझा दें। जी, उसमें आपको क्या यूनिट ऑफ प्राइस, यूनिट ऑफ प्राइस से मुराद है कि ये जो कीमत दी गई है ये किसकी है, कहता 100 kg की है पर 100 kg की है, यानी कि आप समझ लें, मैं अगर आपको एक दुकानदार के पास आप पूछते हो जाके, उसे कहते यार कितने का, फर्ज करें, वो कहता जी 100 रुपए का, आप कहता एक, कहता नहीं मैंने आपको दर्जन की कीमत बताई, तो प्राइस पर यूनिट प्राइस क्या है, पर डजन बताइए, ठीक है ना। अब आपको मैं कहूं, आप कहेंगे अच्छा 2 दे दो, इसका मतलब है 2 डजन मांगे ना आपने, तो यहां पर वो कहता है कि जो प्राइस बताई गई है वो पर 100 kg बताई गई है, 100 kg, आप समझ लें एक बैग, बोरी जिसे कहते हैं, और वो 100 kg की है। ये जो कीमतें दी गई हैं ये कहता है एक बोरी की है। अगर किसी फैमिली में 200 kg अगर वीट यूज की है और बाकी सारी डिस्कशन पर बैग की फॉर्म में चल रही है, तो इसके भी बैग नहीं बनाने पड़ेंगे, तो उन फैमिली ने क्वांटिटी जो वीट की यूज की है वो 2 बैग कहते हैं, क्योंकि जो प्राइस दी गई है वो बैग की दी गई है। तो क्वांटिटी जो आप लेंगे, देख रहे हो जैसे मैंने कहा, उसने कहा जी कि ये पर डजन कीमत है 100 रुपया पर डजन, आप कहते अच्छा 2 दे दो, मतलब 2 डजन, ठीक है ना। और अगर आप 6 लेंगे तो हाफ डजन नहीं लिखेंगे आप, क्योंकि कीमत जो डजन के हिसाब से चल रही है। इसलिए मैंने क्या किया, 200 को 100 पे तकसीम किया तो 2 बैग बने, 80 को 40 पे तकसीम किया 2 बैग बने। अच्छा यहाँ 60 है, यहाँ पर केजी ही है, 1 केजी की कीमत तो 60 यूनिट ही बने। तो ये उसका मतलब था कि जी आपने जो क्वांटिटी कंज्यूम है वो आपने प्राइस को देखते हुए उसकी कीमत निकालनी है। और अगर किसी जगह पर जैसे पिछले क्वेश्चंस में वो मेंशन नहीं थी
तो इसलिए जो लिखी गई थी एग्जैक्टली वही आपने उनके यूनिट्स के तौर पे जो है वो आपने यूज कर। ये एक एक्स्ट्रा चीज थी, एग्जाम में तो नहीं मैंने कभी देखी, लेकिन बुक्स में बिल्कुल हम अपने बच्चों को करवाते हैं। तो मैंने कहा चलें कि ये कोई मुश्किल चीज नहीं है, खुदा ना खास्ता अगर उसने कभी ऐसा सोच लिया तो आपको कम से कम आइडिया तो हो ना कि कैसे इसको डील कैसे करें। जी, और किसी का कोई क्वेश्चन हो? चलिए, अच्छा जी, नेक्स्ट वन है डिफ्लेटिंग। इसको इसको जरा समझें, ये कुछ भी नहीं है, महंगाई महंगाई बताने का जरा कुछ और साथ। तो क्या है, बड़ा सिंपल। एक फर्ज कर एक बच्चा है, वो दुकान पे जाता है और अपने लिए कोई टॉफी गोली स्वीट खरीद रहा है, और वो स्वीट उसने खरीदी थी, चलें पिछले माह ही कह लें 10 रुपए, 10 रुपए की उसने वो स्वीट खरीदी और वो ले आया। अब उसने उसके लिए जो 10 रुपए का उसको सिक्का दिया, नोट दिया और खरीद लाया। अगले माह फिर वही वही गोली दोबारा खरीदने गया है। अब दुकानदार ने कहा कि भाई ये 10-10 रुपए वाले 2 नोट लेकर आओ, फिर तुम्हें वही गोली मिलेगी, वही स्वीट दोबारा तो मिलेगी, महंगी होगी ना 20 की। अब एक एक वे ये है, अगर आप देखें कि यहाँ पर एक 10 का नोट वो आइटम खरीद रहा है, और यहाँ आइटम वही है सेम, लेकिन 2 10 के नोट खरीद रहे हैं। अगर मैं इसको इसके साथ कंपेयर करूं कि ये जो 2 10 के नोट हैं, ये पिछले माह, फर्ज करें ये जनवरी है और ये फरवरी है, तो मैं कह दूं ऐसे जनवरी के मुकाबले में जो तुमने 2 नोट दिए हैं तो वही एक गोली खरीदी है, पहले तुमने एक नोट दिया था और वो गोली खरीद ली थी। तो इसकी इसकी वैल्यू क्या बनी है? आप कहेंगे ना 50% है इसकी कीमत इसके मुकाबले, और इसकी भी 50% इसके मुकाबले। मतलब क्या, 5 रुपए का रह गया ऐसा कह लो, नोट 10 का ही है, लेकिन खरीदने की कुवत उसमें कितनी रहेगी, बस 5 की। क्यों? दो दो नोट 10-10 के लिए खरीदने की सलाहियत उनमें 5-5 के बराबर थी, किसके मुकाबले में, जनवरी के मुकाबले में। तभी तो ये नोट उसी कीमत में वो आइटम खरीदने में कामयाब हुए। तो इसको हम इसकी परचेजिंग पावर कहते हैं कि देखने में तो ये है, लेकिन इसकी कुव्वत खरीद कितनी है जनवरी के नोट के मुकाबले में। हम कहते हैं वो कितने का स्वीट आया, 10 का, ये स्वीट वही स्वीट कितने का आया, 2 10 के नोटों का। तो फिर एक की कुव्वत खरीद आधी नहीं रह गई, आधी इसने इसने तो एक ही खरीद लिया। अब कहता है आधी कुव्वत इसके पास, आधी कुव्वत मिल मिला के उसने वो स्वीट खरीदी है, कितने की, जो उसने अकेले ने खरीदी थी। तो जनवरी की निस्बत फरवरी में जो वैल्यू है, देखने में 20, खरीदने में वो 10। ये वो स्टेटमेंट है जो कि आपके बुजुर्ग, कभी आपने अपने दादा या नाना नानी से या बुजुर्गों से किसी भी बड़े से ये सुना होगा कि यार ਤੁਹਾਡੇ जमाने का जरा लाख रुपया ना, मतलब आपको आजकल की बात करें, साढ़े जमाने के 1000 के बराबर से। वो ये बात कर रहे हैं कि आपके यानी कि आजकल जो 1 लाख रुपया है, हम उस जमाने में, खैर वो बेस ईयर जो 40-50 साल पीछे ले गए ना, कहता जी उस जमाने में हम 1000 रुपए की ये चीजें खरीदते थे, अगर आज के जमाने में वही चीजें खरीदनी हो तो 1 लाख में आप लोग खरीदते हो, 1 लाख रुपए में आप लोग खरीदते हो। तो फिर कुव्वत खरीद जो हुई आज की, अगर मैं उस वो आपके बुजुर्गों के जमाने को और सन 50-52 को बेस ईयर बना लूं, तो उधर वो चीजें 1000 की आती थी, उधर वही चीजें लाख की आती हैं। तो मैं कहूंगा देखने में लाख 50 के मुकाबले में, लेकिन खरीदने में कुव्वत कितनी उसकी, 1000 जैसी। क्यों? उधर वो 1000 की आती थी, इधर भी वही आती है लेकिन लाख की। इसे कहते हैं, मुझे आज तक याद है, हम छोटे थे और मेरे जो वालिद साहब थे वो उनको गाड़ियों का शौक था, खैर एफर्ट करते थे, गाड़ी उन्होंने एक नई गाड़ी ले ली।
टोयोटा थी या होंडा, मुझे प्रॉपर याद, बस नई गाड़ी, हमने बड़ी शौक से वो गाड़ी देखी उनकी। और जब पता चला जी कितने की है, तो सारे भाई, हम 3 भाई हैं, बड़ी हैरानगी से, इतनी इतनी कीमती गाड़ी, कितने की? 100,000 की, 100,000 की, 1 लाख की गाड़ी थी वो, नई सिटी थी, अब ये नहीं मुझे अब याद। और हम कह रहे थे इतनी महंगी 1 लाख की गाड़ी। और मेरा, मुझे याद है, हमारे दादा अब्बू एक्चुअली नाराज हो गए मेरे वालद से, तुम क्या कर रहे हो, इतनी फजूल खर्ची कर रहे हो कि तुमने 1 लाख रुपए की गाड़ी खरीद ली। अब लाख की मोटर बाइक नहीं आती, हाँ, टूटी से टूटी बैठे 60-70 की तो वो भी आ जाती है। ये है महंगाई का एक और पैमाना, कि देखने में तो लाख, खरीदने में साइकिल आती है आपकी, क्या रहेगी इसकी। तो अब कहता है कि ये डिफ्लेटिंग फिर क्या चीज हुई, कहता है वो जो पैसे देखने में तो ज्यादा हैं, अगर आप इसको बेस ईयर के मुकाबले में कंपेयर करें तो जरा एडजस्ट करके बताएं ये कितने के बनते हैं। ऐसे मैंने कहा नहीं कि आज लाख रुपया है, आपके दादा वो कहते हैं 1950 के मुकाबले में देखेंगे लाख लाख लाई फिर दे 1,000 रुपया सी सिर्फ, एडजस्ट करके बताया ना, किससे? महंगाई से। यही डिफ्लेटिंग है। डिफ्लेटिंग इज अ प्रोसेस क्या, ऑफ करेक्टिंग और एडजस्टिंग अ वैल्यू, वैल्यू किसकी, कोई कीमत हो सकती है, विच हैज बीन इन्फ्लेटेड, इट मेक्स अलाउंसेस फॉर द इफेक्ट ऑफ प्राइस चेंजेस। कहता है जो कीमतें बढ़ बढ़ के हो चुकी हैं और उसको एडजस्ट करके बताएं। तो बहुत ज्यादा ये आपको इकोनॉमिक्स में ये टीचर बड़े रूटीन में ये वर्ड आपके साथ बोलेंगे, डिफ्लेटिंग प्रोसेस और ये वो। हमारा काम सिर्फ इस लफ्ज को एक्सप्लेन कर देना कि इसका मतलब क्या है, और मैं आपको ले जाऊंगा कैलकुलेशन पे, ये कैलकुलेशन कैसे करनी है इसकी, कि कोई भी ऐसी चीज, क्योंकि इस तरह मराएंगे बड़ी महंगाई मापने का आला सीपीआई हम पढ़ चुके हैं, हम सीपीआई साथ रखेंगे, जो भी कीमत हमें मिलेगी, जो भी पैसे होंगे, वो सीपीआई के साथ एडजस्ट करके बताएंगे कि देखने में लाख, 1990 के मुकाबले में 20,000, तो इसकी कीमत एडजस्ट करके बताओगे तो आप कहेंगे ये सिर्फ 20,000 है, लाख ना समझो इसे। क्यों? उस वक्त 1990 में वो चीजें 20 की आती थी, आज वो चीजें लाख की आती हैं, तो 1990 के मुकाबले में तो वाकई ये फिर तो 20,000 ही है ना, तो मुकाबले में एज कंपेयर टू। परचेजिंग पावर बात की, उर्दू में क्या कहेंगे, पावर, कुवत, परचेजिंग, खरीदने की कुवत कितनी है। कहता जी कि ये इन्वर्सली रिलेटेड होगा 1 रुपया, 1 रुपए की है ऑफ 1 रुपी, 1 रुपया इन्वर्सली रिलेटेड होगा सीपीआई से। जितनी महंगाई बढ़ेगी 1 रुपए की चीज उतनी उसकी वैल्यू कम नहीं होगी। फकीर नहीं लेता, फकीर भी एक्चुअली डिफ्लेटिंग ही कह रहा होता है। इसका क्या आता है, पहले तो आप 1 रुपए में, हर लोग 1 रुपए का सिक्का दे देते थे, वो बड़ी दवाएं देता है। अगर आप आज 10 रुपए का भी दे देना, वो कहता खुद ही रख लो, जाओ जाके कोई चिप्स मच्छी छच्छी खा लेना, वो फकीर भी नहीं लेता। तो सभी पता है डिफ्लेटिंग का, वो महंगाई के साथ ना उसको रिलेट करके आपको वापस कर देता है। तो 1 रुपए की परचेसिंग पावर 1/CPI मल्टीप्लाई बाय 100, दैट्स ऑल। जितना आपको पता डिवाइजर बढ़ता जाएगा, यानी कि महंगाई ज्यादा होती जाएगी, उतना ही इसका आंसर क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। मैथमेटिक्स कहता है डिवाइजर में जितनी बड़ी रकम होगी आंसर उतना ही कम आता जाएगा। तो ये तो फिर रुपए की कीमत, तो यही हम कह रहे हैं, महंगाई होती जाएगी, रुपए की कीमतें खरीद कम होती जाएगी। When prices rise, the purchasing power of money falls because the purchasing power of money is inversely related to CPI. हो सकता है एग्जाम में ये पूछ ले, what is the impact of CPI on the purchasing power? अब आपने पढ़ा ही नहीं या किसी को पता ही नहीं, ये सिंपल सी चीज नहीं पता, वो का पता नहीं क्या होती है परचेसिंग पावर। इनवर्सली रिलेटेड है, जितनी महंगाई होगी उतनी ही परचेसिंग पावर कम होती जाएगी। अच्छा, ये 3 4 5 वर्ड्स हैं, वर्ड जरूर डिफरेंट है लेकिन सबके एक ही मीनिंग होते हैं, इसलिए ये 4 वर्ड्स या 3 वर्ड्स आपके एग्जाम में आए हुए हैं। तो वर्ड्स मैंने इसलिए डिफरेंट लिखे हैं ताकि मीनिंग सबके एक ही है, तो हमें आइडिया हो। वर्ड है रियल वेजेस का। आप ऐसा कह लें कि जो हम खरीदते ना, जैसे मैं इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूँ, हम अब यार है, मैं जॉब करता हूँ यूनिवर्सिटी में, तो हमारी बजट में हमारी सैलरी वगैरह बढ़ा देते हैं, वो हमारी तनख्वाह वगैरह बढ़ा देते हैं। फर्ज करें मैं अपने ग्रोसरी आइटम और ये वो जो भी घरों के मैं चीजें लेकर आता था पिछले साल, लाइक
वो 1,00,000 रुपए की वो आती थी। गवर्नमेंट ने नेक्स्ट ईयर मेरी सैलरी बढ़ा दी, कहने चले जी 1,10,000 रुपया आपकी सैलरी होगी, तो मेरी लाख से बढ़ के 1,10,000 पर होगी। लेकिन ज़ाहिर महंगाई भी बढ़ती है। आइटम जो मैं ₹1,00,000 के पहले लेकर आता था, इस साल अगर मैं वही आइटम कोई चीज उसमें इजाफा ना करूं और वही लेने जाऊं, तो मुझे अब प्राइसेज जो बढ़ चुकी हैं, तो मुझे 1,20,000 रुपए में वो आइटम मिलेंगे मार्केट से। अब गवर्नमेंट कहती देखें जी महंगाई के मुकाबले में हमने आपकी तनख्वाह नहीं बढ़ाई, तनख्वाह बढ़ाई वो गई 1,10 पे, और वही चीजें जो लाख की थी वो चले गई 1,20 पे, तो मेरी तो तनख्वाह कम हो गई, मेरी कैसे बढ़ी? तो रियल वेजेस का मतलब है कि सीपीआई के साथ एडजस्ट करके बताएं कि जी 1,10,000 रुपया जो आपके पास है वो असल में है कितना रियल, तो कुछ भी नहीं है। पहले मैंने ₹1 की परचेसिंग पावर निकाली थी। मनी वेजेस का एक्चुअली मतलब होता है, जो मैं जो बात कर रहा हूं 1,10,000, और रियल वेजेस का मतलब है उसको एडजस्ट करो ना इस सीपीआई के साथ। अब बात करो कि रियल में असल में वो है कितना, असल में मुराद उसकी क़ुव्वत खरीद कितनी, ऐसा कह लें। तो मनी वेजेस कहते हैं हम जो भी रकम हो, जब उसे हम महंगाई के साथ यानी कि सीपीआई के साथ एडजस्ट करते हैं और जो वैल्यू आती है उसे हम कहते हैं ये है जी इसकी रियल वेजेस। और जाहिर है सीपीआई एक इंडेक्स नंबर है, तो किसी साल के किसी को बेस ईयर बना के कैलकुलेट किया होगा ना, तो हम कहेंगे उस साल के मुकाबले में आज जो हम पैसे कमा रहे हैं है तो इतने, लेकिन अगर उस साल के साथ एडजस्ट करें तो रियल में वो इतने पैसे, इसे हम रियल वेजेस का नाम देते हैं। Real wages alone would tells us whether a wage earner is better off। कितना रियल वेज बताएगी। अब देखे ना, मैंने कहा नहीं गवर्नमेंट के यार तुम्हारी तनख्वाह बढ़ गई लाख से, देख मैं अक्सर कह रहा होता हूँ अपने दोस्तों को या अपने कोलीग्स को, हम कैलकुलेट करते हैं, कहते हैं यार शुक्र है बच गया, क्या हुआ आज 5% कम हुई मेरी तनख्वाह, गवर्नमेंट ने तो 10% बढ़ाई है, अगर 10% बढ़ाई है 15% महंगाई बढ़ाई है तो 5% कम नहीं हुई, तो और क्या हुआ है, ऐसा ही है ना। तो कहता है द रियल वेजेस अलोन would tells of whether the wage earner is better off or worse off as a result of price changes। कहता है रियल वेज से पता चलेगा। वैसे तो आप कहेंगे बेटर हो गया, क्यों पिछले साल लाख कमा रहे थे अब 1,10 कमा रहे हो। कहता जरा रियल वेजेस बताओ ना, सीपीआई उससे बड़ा है, तो कहता है इससे पता चलता है कि ये बेटर ऑफ हुआ है, आगे से वो मजीद अर्निंग पे गया या कम हुआ है, तो अक्सर कम ही होते हैं। डिफ्लेटेड इनकम भी वही वर्ड है, डिफ्लेटेड एडजस्ट करके इनकम बताना। क्या कहता है, कहता जी क्या किसको एडजस्ट करना है, कहता जो इनकम आप कमा रहे हो, तो एक ही बात है ना, मैंने कहा कभी वो रियल वेजेस बोल देता है, कभी वो इनकम का वर्ड बोल देता है। कहता जो इनकम आप कमा रहे हो उसको सीपीआई से एडजस्ट करो, बताओ उसकी डिफ्लेटेड इनकम क्या, रियल इनकम भी बोल देते हैं और वर्ड डिफ्लेटेड इनकम। मैंने कहा था ना मैं वर्ड आपसे बोलूंगा ताकि एग्जाम में वो कंफ्यूजन ना करे। रियल इनकम क्या है, कहता इज द इनकम आफ्टर टेकिंग इनटू अकाउंट द कंसिडरेशंस ऑफ द फैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन और द परचेसिंग पावर। वही बात है। फॉर एग्जांपल इफ यू रिसीव अ 2% सैलरी इंक्रीज, गवर्नमेंट ने 2% सैलरी इंक्रीज कर दी ओवर द प्रीवियस साल, पिछले साल से मुकाबले में 2% बढ़ा दी, एंड इन्फ्लेशन फॉर द ईयर इज 1%, 1% महंगाई बढ़ी। कहता देन योर इनकम ओनली इंक्रीज बाय 1%, 2% ना कहें 1%, अगर महंगाई भी बढ़ी है तो 2% नहीं 1%, और हम तो उसके उलट जाते हैं, बढ़ती नहीं हमारी कम होती है, क्योंकि महंगाई फर्ज करें गवर्नमेंट 10% बढ़ा दे, महंगाई को 15% बढ़ा दे, तो फिर तो 5% हमारी रियल इनकम कम हुई ना, रियल वेजेस कम हो गई। रियल पर कैपिटा इनकम, ये एक और भी वर्ड आपके आई कैप ने यूज किया था, पर पर्सन इनकम को बोलते हैं, पर कैपिटा पर पर्सन इनकम। वो कैसे मतलब बोल रहा हूँ ना, इकोनॉमिक्स वाले बता देंगे आपको नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट करते हैं, हर शख्स कितना कमा रहा है। जिस तरह से आ जाता है जी हर शख्स, पाकिस्तान का हर शख्स कितने रुपयों का मकरूज है, आप कहें हमने तो कभी कर्जा नहीं लिया, आपकी गवर्नमेंट ने जितना कर्जा लिया है डिवाइडेड बाय द टोटल पॉपुलेशन ऑफ पाकिस्तान इज द पर कैपिटल लोन आ गया। हर शख्स के जुम्मे कितना लोन आता है अखबार में कि पाकिस्तान का एक न्यू बॉर्न बेबी भी जो है वो भी कहता है इतने रुपयों का जो है वो मकरूज है। इसी तरह से जितनी भी
पर पर्सन कह दें, पर कैपिटा पर पर्सन को इनकम ले रहा है उसे सीपीआई से एडजस्ट करें तो उसकी रियल पर कैपिटा इनकम कह दें, उसे डिफ्लेटेड पर कैपिटा इनकम कह दें, तो एक ही बात है। जो तीनों वर्ड्स लिखने में डिफरेंट है, बातें सब एक ही कर रहे हैं, तो एक ही है। मैंने इसलिए लिखे हैं कि एग्जाम में कभी कोई तो आप ये ना समझे कि ये पता नहीं क्या उसने दे दिया। एग्जाम्पल करते हैं, द फॉलोइंग टेबल गिव्स डेली वेजेस, कि वो डेली वेजेस है, आपके मजदूर है, वो डेली कितना उसकी तनख्वाह है, एंड कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, सीपीआई दिया हुआ है, महंगाई मापने का साथ पैमाना भी दिया हुआ है, और जो महंगाई मापने का पैमाना मैयर करके दिया है वो जाहिर है अगर कोई सीपीआई है तो उसका बेस ईयर भी तो होगा ना। 1968 बेस के साथ कहता जी सीपीआई भी कैलकुलेट करके दिया, तो हमें नहीं कैलकुलेट करना, उसने करके दिया हुआ है। कहता है अगर किसी शख्स की तनख्वाह 1970 में 75 रुपए हो और 68 के मुकाबले में सीपीआई जो है वो 120 हो, तो महंगाई 20% चूंकि ज्यादा है, तो 68 के मुकाबले में देखा जाए तो ये 75 रुपए को इसके साथ एडजस्ट करेंगे तो इससे कम हो जाएगा, ये कुछ 65-64 रुपए का रह जाएगा। वो देखते हैं ना कि क्या कह रहा है हमें। वो कहता जी कि 71 में उसकी वेजेस 75 से 80 कर दी, महंगाई की स्पीड और तेज हो गई, फिर बताएं कि अब कितना कमा रहा है वो। देखने में तो 90 रुपए उसकी वेज बढ़ गई है, महंगाई की शरह 50% ज्यादा हो गई। कहता जी अब बताओ वो कितना रियल में एंजॉय वर्स ऑफ हो रहा है, बेटर ऑफ हो रहा है, वर्स ऑफ हो रहा है, एंड सो ऑन। क्वेश्चन फिर क्या है, कहता रियल वेजेस बतानी। ठीक है, वो तो हमें पता है, क्या हर जो वेजेस है जिसे मैं मनी वेजेस कह दूंगा डिवाइडेड बाय सीपीआई करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 100 करता जाऊंगा, तो मेरे पास हर साल की रियल वेजेस आती जाएगी। मैंने वेजेस लिख दी, सीपीआई लिख दिया, फॉर्मूला क्या था, वेजेस ओवर सीपीआई एंड मल्टीप्लाई बाय 100। इसको इससे डिवाइड किया, ज़रब 100 किया, देखने में 75, इसके मुकाबले में 68 के मुकाबले में वो चीजें उस वक्त 62.50 रुपयों की आती थी जो 1970 में 75 रुपए की आती हैं। यानी कि अगर वो 1970 में 75 रुपए कमा रहा है, अगर मैं 68 की बात करूं तो वो 62 रुपए कमा रहा है। उसके साथ एडजस्ट करूं, किसके साथ, 68 के मुकाबले में एडजस्टमेंट में ये 75 नहीं है, बल्कि उसकी रियल वेज जो है, रियल कीमत जो है वो 62 रुपए है। कंपैरिजन नहीं होता है ना। और इसी तरह से बाकी भी। अब देखिए हर कैलकुलेशन ऐसी की मैंने, 100 को 200 पे तकसीम किया, 100 से 50, ठीक है ना, 100 रुपया कमा रहा है और वेजेस 100 से 100% बढ़ी है, आधा रह जाएगा, आधा रह गया, 50 रुपए का रह गया 68 के मुकाबले में। अब कमेंट क्या है, कमेंट तो ये देखने में तो वेजेस बढ़ रही है, बिल्कुल बढ़ रही है, प्राइस इंडेक्स नंबर की स्पीड उससे भी आगे है, और जब एडजस्ट करके पता चला तो वेजेस तो 48 रुपए कमा रहा करीब, देखने में 120 है, खरीदने में सिर्फ 48 है उसके पास, तो कम होती जा रही है ना, 62, 61, 60, 50। तो क्यों, महंगाई और स्पीड से बढ़ रही और उनकी जो रियल वेजेस है वो पहले के मुकाबले में काफी ज्यादा कम हो गई। तो कमेंट यही है, apparently the wages are increases but in reality, मैं रियल वेजेस की बात कर रहा हूं, बट इन रियलिटी द वेजेस आर डिक्रीजिंग। क्यों, कि जी महंगाई की शरह ज्यादा तेज है उसकी इंक्रीज की शरह से, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि रियल वेजेस जो है कम हो। कहता है कैलकुलेट कॉस्ट ऑफ लिविंग। लो जी, अब कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमें खुद ही कैलकुलेट करना पड़ेगा, पिछले एग्जाम्पल में दे दिया था। कहता है कैलकुलेट द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स फॉर द ईयर 2005 टेकिंग ईयर 2000 एज द बेस फॉर द फॉलोइंग डेटा। तो उसने कॉस्ट ऑफ लिविंग भी हमें खुद कैलकुलेट करना पड़ेगा। आल्सो कैलकुलेट द परचेजिंग पावर ऑफ मनी, 1 रुपए की क़ुव्वत खरीद भी बताओ। कहता 2005 में 1 रुपए की क़ुव्वत खरीद कितनी होगी एज कंपेयर टू 2000, एंड रियल पर कैपिटा इनकम भी बतानी है इफ करंट पर कैपिटा इनकम इज एस्टिमेट टू बी 50,000। यानी कि अगर कोई शख्स 2005 में 50,000 रुपया कमा रहा है तो 2000 के मुकाबले में उसकी रियल कीमत कितनी बनती है। डेटा क्या है, आर्टिकल्स दिए हैं, फूड, क्लॉथ, एजुकेशन, रेंट, फ्यूल और अदर्स।
ये कुछ आइटम्स, कुछ आर्टिकल्स दिए। फिर उसने एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 2000 के, कितने कितने उसने फूड पे, एजुकेशन पे, रेंट पे, फ्रूट्स पर, अदर पे खर्च किए, और फिर दोनों की प्राइसेस भी दी। सीपीआई कैलकुलेट करना है। अब मेथड तो नहीं लिखा उसने, मेथड तो नहीं लिखा हुआ। अब आप समझ लें कि जो उसने एक्सपेंसेस किए हैं, खर्च किए हैं, वो एक्चुअली वेट्स हैं। वेट से मुराद भाई जिस पर उसने ज्यादा खर्च किया है, इसका मतलब है कि ज्यादा उसको वेटेज है। तो एक्चुअली उसने यहाँ ये डब्ल्यू दिया हुआ था। आई कैलकुलेट कर लें इस फार्मूले से, दिस ओवर दिस, वन लिख दे, एन लिख दे, एक ही बात है। अगर एक हो तो वन लिख देते हैं, ज्यादा हो तो एन के साथ लिखते हैं। ये आई आ गया, और आई को फिर डब्ल्यू से मल्टीप्लाई किया, तो ये सारे के सारे आई डब्ल्यू आ गया। समेशन आई डब्ल्यू ओवर समेशन डब्ल्यू 159.21, 59%। 2000 में महंगाई इंक्रीज बढ़ गई है, सॉरी 2005 में एज कंपेयर टू 2000। हमने कहा परचेजिंग पावर भी निकाल दें, परचेजिंग पावर भी ले लें। परचेजिंग पावर ऑफ अ मनी, 1 रुपए की कीमत खरीद 62 पैसे का रह गया पैसा, 62.8 1 रुपए का रह गया। कब? 2005 में। किसके मुकाबले में? 2000 में। आपने क्या, ये जो 1 रुपया था उसके ऊपर 62 पैसे लिखे आ रहे हैं। आप 1 रुपए के ऊपर 1 रुपए लिखा आ रहा है। खरीदने में अगर जाओगे ना, तो जो चीजें उस वक्त 62 पैसे की आती थी, अब 1 रुपए की आती है। तो खरीद 62 पैसे। और कहते जी अच्छा 50,000 का बता दें, चले 50,000 का एडजस्टमेंट बता दें, 31,000 है सिर्फ। क्यों? 59% महंगाई के साथ अगर देखा जाए तो 50%, ये डिफ्लेटेड इनकम कह दें, रियल इनकम कह दें, रियल पर कैपिटा इनकम कह दें, जो मर्जी वर्ड बोल दें, सीपीआई के साथ उसे एडजस्ट किया तो ये 31,405 रुपीज का रह गया। ये जो 3-4 क्वेश्चन है ना, आपका जब सब्जेक्टिव पेपर था ना, उसमें ये एग्जाम में थे। अब स्टूडेंट कह तो रहे हैं कि इंडेक्स नंबर में प्रॉब्लम आता है, लेकिन कह रहे हैं जैसा नहीं होता है, या वो लेस्पर का फार्मूला कह देता है, या पाशी का, या इस तरह का डेटा कह देता है, परचेजिंग पावर कैलकुलेट करें, जैसे सिंपल 1 नंबर है 0.6281, सीपीआई दे देता है, कहता है परचेजिंग पावर बताओ, तो सिंपल है। यूज द फॉलोइंग कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर, अच्छा इस दफा उसने सीपीआई दे भी दिया है, टू फाइंड द परचेसिंग पावर ऑफ रुपी, ठीक है, 1 ओवर सीपीआई 200 से करेंगे, फॉर ईच ईयर रिलेटिव टू द बेस ईयर, एंड डिफ्लेट द पर कैपिटा इनकम। ये तीसरा वर्ड भी मैंने लिख दिया, डिफ्लेटेड इनकम बताना, इनकम डिवाइडेड बाय सीपीआई मल्टीप्लाई बाय 100, डिफ्लेटेड इनकम आ जाएगी। अब पर कैपिटा इनकम 6200 है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स 100 है, यानी कि कीमतें बेस ईयर के बराबर है, परचेसिंग पावर वही रहेगी। अब 113 हो गई, 1 ओवर सीपीआई इंटू 100, 88 पैसे का 1 रुपया रह गया। 1998 में, 99 में 1 रुपया 83 पैसे का रह गया, 2000 में, और एंड सो ऑन, उसी तरह से ये कम होते गए। अब क्या कहता है, कहता है डिफरेंट इनकम भी बताएं। चलें, ये सिंपल ये भी है, ये 1 रुपए की निकाली हुई है, आप इसको इससे जरब दे दें तो ये 6200 की आ गई। ये 1 रुपए की डिफ्लेटेड इनकम कह दें या एडजस्टेड इनकम कह दें, तो ये 6700 को जब एडजस्ट करेंगे तो इतने का रह जाएगा, एंड सो ऑन, 6000 का रह गया। जो 9000 था, 9000 रुपया था, 1 रुपया 66 पैसे का है, तो 9000 रुपया देखने में तो 9 ही है, लेकिन खरीदने में 6000। हाँ जी, कोई क्वेश्चन तो नहीं आपने मुझसे पूछना? अच्छा जी, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया है, इसको हमने ना बाद में, यानी कि अभी डायरेक्ट एक फार्मूले से करना है, डायरेक्ट, ताकि हमारा टाइम बचे। लेकिन पहले समझ लें कि ये फार्मूला, यानी कि अगर ना वो फार्मूला भूल जाए तो कम से कम आपको ये समझ तो आए। फार्मूला तो चले आपने याद कर लिया, एग्जाम में नहीं पता चल रहा कि ये क्वेश्चन उस फार्मूले से होना है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि इसको बैक पर प्रोसीजर समझ लें, फिर जब वो फार्मूला अप्लाई करेंगे ना, फिर समझ आएगी कि क्या है। कहता नेट वीकली इनकम ऑफ एम्प्लॉय वाज $80, उसकी वीकली जो इनकम थी वो $80 थी, एंड सीपीआई वाज 160,
इन 1980 1980 में उसकी जो मंथ वीकली इनकम थी वो $80 थी और सीपीआई उस वक्त जो था वो 160 था। इसका मतलब है उस वक्त भी असल में था तो 80 ही है, जो 80, लेकिन जो आप समझ लें जो खरीदने के लिए जाता था मार्केट में 80 रुपए लेके, वो किसके बराबर था वो देखना पड़ेगा। मैं रियल इनकम की बात कर रहा हूँ ना, क्योंकि सीपीआई जो 160 है इन 1980 इट रोज टू 200। कौन? सीपीआई और बढ़ गया है, 160 से 200 पे चले गया है 4 साल के बाद इन 1984। क्वेश्चन ये है कि 80 में वो 80 रुपए मंथली वीकली लेता था, सीपीआई उसका था 160। कहता है कि 84 में 4 साल के बाद जो 160 वाला सीपीआई है वो बढ़ के अब हो गया है 200 का, 160 वाला 200 का। कहता बताओ कि कितने एडिशनल अलाउंस, उसे कितने पैसे और हमें यहां पर उसे देने पड़ेंगे, यानी कि उसकी तनख्वाह कितनी बढ़ानी है। कैलकुलेट द एडिशनल अलाउंस टू पे टू द एम्प्लॉय इफ ही हैज टू बी। अब ये एक्चुअली वर्ड है, ये जनरल वर्ड तो नहीं, लेकिन समझने के बाद तो जनरल है। राइटली कंपनसेटेड, कंपनसेशन नहीं देते यार, वो उसका नुकसान हो गया, थोड़ी सी गवर्नमेंट कहती है कि जी लॉकडाउन हो गया था तो हम बिजली के बिलों में थोड़ी सी आपको राहत दे रहे हैं, कंपनसेशन दे रहे हैं। वो यही कह रहा है। कहता जब वो 80 रुपए कमाता था तो 160 रुपए थे, जब वो 200 रुपए हो गया तो आपको उसकी तनख्वाह बढ़ानी है, लेकिन कहता है ऐसी बढ़ाओ कि राइटली कंपनसेट हो जाए, जिससे मुराद है कि जितनी की सीपीआई बढ़ी है उसको जस्ट करे, उतनी ही उसकी तनख्वाह बढ़ाए। मतलब कि 80 में जितने पैसे वो कमा रहा था, 80 नहीं कमा रहा था, क्योंकि 160 अगर देखा जाए तो रियल में तो वहां कौन से 80 थे। कहते बस ठीक है, फिर जो 1980 में वो रियल अर्न कर रहा था, आप 1984 में इतने के पैसे दें जिसकी रियल कीमत बिल्कुल उतनी हो जितनी वो 1980 में एंजॉय कर रहा था। सबसे पहले तो आपको कैलकुलेट करना है कि 1980 में एक्चुअली अगर सीपीआई को 160 देखा जाए तो कमा कितना रहा था रियल वेजेस। रियल वेजेस कैलकुलेट कर लें 1980, वेजेस इन 1980, सीपीआई इन 1980 मल्टीप्लाई बाय 100। 1980 की वेजेस 80 थी, सीपीआई उस वक्त 160 था, मल्टीप्लाई बाय 100 किया तो आप कहें जी ये पता चला कि 1980 रुपए जो कमा रहा था उस वक्त ये महंगाई। अब देखिए ये महंगाई तो बढ़ के हुई है, अब सारी गवर्नमेंट को तो ना जिम्मे डालते हैं। कहते तो यही है कि जी इसके मुकाबले में पहले जी दूध 70 रुपए था, 80 रुपए, या दूध 90 रुपए था तो 100 रुपए हो गया है। मैं आपसे पूछता हूँ 20 साल पहले दूध कितने का था? वो तो इस गवर्नमेंट ने नहीं बढ़ाया, ठीक है ना, वो तो नहीं इस गवर्नमेंट ने बढ़ाया। अब तो बात महंगाई देखें कितनी हो गई है, लेकिन बात यह है 20 साल पहले देखिएगा, तो क्या ये सारी इसके जिम्मे पड़नी है? वो तो ग्रेजुअली आ रही है ना। हाँ ये बात सही है कि आप फिर बात करनी है तो परसेंटेज फॉर्म में बात कर लें, ये तो ठीक है ना। तो परसेंटेज फॉर्म में बात करें, वो कह जी हमने हमारे जमाने में इसकी कीमत 2 रुपए बढ़ी थी, तो आजकल के जमाने में 3 रुपए बढ़ी है। हो सकता है वो आती ही 2 रुपए की थी और तुमने 2 रुपए बढ़ गई है, वो तो फिर डबल हो गई, और अब वो कीमत 40 रुपए है तो 3 रुपए बढ़ी है। परसेंटेज में लोगे तो कम होगी ना। ये वो एक्चुअली वो नंबर है ना जिनको हम नहीं देखते। कमा कमो के पता चला वो 50 रुपए उस वक्त कमा रहा था, ठीक। अब हम चाहते हैं कि 1984 में कितने पैसे दें कि एडजस्टमेंट के बाद वो 50 रुपए ही हों। ये 50 कौन से हैं? ये 1980 के 50 रियल में 1980 के 50 कमा रहा था। हम कहते हैं जी कि इतने पैसे जरूर दें जिसकी रियल कीमत चले 80 वाली 50 तो हो ना। अब दोबारा इस प्रॉब्लम को लिखें। कहता जी अब आपने दोबारा वो प्रॉब्लम लिखा, मैंने उसी तरह से सारा उसी तरह से लिखा, लेकिन इस वक्त मुझे पता चल गया कि मैंने रियल कीमत 50 लेनी है, तो मुझे 1984 में कितने वेजेस देनी पड़ेंगे उस शख्स को? 100। उसकी कीमत जो $80 दे रहे हैं, अगर आप उसको $100 कर दें तो जितनी स्पीड के साथ ये 180 से 200 पे गया है,
वो बिल्कुल राइटली कंपनसेट हो जाएगा। वो चीजें जो उस वक्त 50 रुपए की आती थी, 100 देने के बाद उसकी असल कीमत तो 50 ही रहेगी ना, तो वो फिर भी 50 रुपए की ही कमाएगा। और उसने क्वेश्चन किया था एडिशनल 80 रुपए तो वो ले रहा है, तो 20 रुपए उसको एडिशनल देने हैं, आप 20 रुपए उसको एडिशनल देने हैं। अच्छा, अब ये मैंने एक स्टेप बाय स्टेप सारी चीजें आपके साथ जो है वो मैंने परफॉर्म कर दी। अब अगर देखिएगा कि मैं अगर इसकी कैलकुलेशन आपसे परफॉर्म करवाऊं, इसकी ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में इधर हो जाएगा, डिवाइडेड बाय इधर हो जाएगा, ऐसे ही है ना, ये कीमत आ जाएगी। इस फार्मूले को मैंने ये लिख दिया, ये वाला वही क्वेश्चन है। कहता जी आपने वेजेस, वेजेस में वेजेस, अगर आपने 1984 की वेजेस कैलकुलेट करनी है, नॉट रियल वेजेस, वेजेस मनी वेजेस कहते हैं, अगर आपने 1984 में वेजेस कैलकुलेट करनी है कि 80 से बढ़ा के कितने पैसे दिए जाएंगे, वो जो पीछे फार्मूला लिखा हुआ ना, मैंने उसी को यूज किया। कहता है आप 1980 की वेजेस वो लिख दें, वेजेस नॉट रियल वेजेस, सीपीआई कर दें 1980 का, एक्चुअली ये 1980 की रियल वेजेस तो बन जाती है, ठीक है ना, और मल्टीप्लाई विद द सीपीआई ऑफ 1984। वेजेस 1980 में 80 रुपए ले रहा था वेजेस, सीपीआई उस वक्त कितना था 160 और मल्टीप्लाई बाय द सीपीएफ 200, तो वही 100 आ गया। तो ये ज्यादा आसान है, ये मैंने 2 स्टेप में किया है, बात वही कर रहा हूँ, बात एग्जैक्टली 100% वही चल रही है। बस जरा कैलकुलेशन में मैंने 2 स्टेप में किया, यहाँ पर उसी चीज को मैंने कहा जी एक ही दफा सारा लिख दे। तो ये स्टेट फार्मूला कि किसी भी साल की वेजेस को कैलकुलेट करना हो एज कंपेयर टू द वेजेस ऑफ सम प्रीवियस ईयर, उस साल की वेजेस को उस साल के सीपीआई से डिवाइड कर दें, जो आंसर आए, जिस साल की वेजेस निकालनी उस साल के सीपीआई से जरूर दे दें, तो पता चल जाएगा कि जी इस साल वेजेस अगर 100 होती हैं तो इसकी रियल वैल्यू बिल्कुल उतनी ही होगी जितनी कि 1980 में रियल वैल्यू होगी। ले जी ये चैप्टर यहां तक हो गया कंप्लीट। और आई कैप वाले ने कहा है यहां तक कि इसका नाम है बेसिक स्टैटिस्टिक्स, और 20% वो कहता है कि हम एग्जाम में क्वेश्चन देंगे। बच्चों के वैसे मैं कमेंट्स भी पढ़ता हूँ, जो बच्चे बता भी देते हैं, कहते हैं बच्चे के सर काफी बिग पोर्शन इसमें से आता है, यहाँ तक ये नहीं कि इंडेक्स नंबर, यहाँ तक वो कहता है ये बेसिक स्टैट्स है 20%, और बच्चे क्लेम करते हैं कि नहीं सर काफी पोर्शन बाकी इसी में से ही आता है, ठीक है ना। तो ये अब आपकी लक है कि आप लोग अब इसको आपकी तरफ कैसे होता है या कैसे आप तैयार करते हो, ये अब आप पर डिपेंड करता है। मेरी साइड से अब ये चैप्टर कंप्लीट है, और अब बेसिक स्टैट्स का एक पूरा जो चैप्टर था इंडेक्स नंबर तक वो अब कंप्लीट हो गया। कल संडे आपके पास, अब आपने जो भी मुझसे कुछ क्वेश्चन करने हो कि जी हमने कर रहे थे और आप मुझसे ड्यूरिंग लेक्चर भी पूछते थे, तो मैं आपको कह रहा था कि आप बाद में मुझसे कीजिएगा। अभी आपने वो दाऊद शाहिद वाली बुक नहीं करनी, वो मैं आपको फिर टाइम के थ्रू कह दूंगा कि जी इस दिन कर लें। फिलहाल आपको ड्यूरिंग द लेक्चर जो भी प्रॉब्लम आए थे, संडे आपके पास है, बैठ के उसको आप एक दफा रीडू कर लो, और उसके बाद फिर आप उससे क्वेश्चन जो है वो इसके रेलेवेंट